ये विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। हमने कल निबंध प्रारंभ किया था बालू की ढूंढ, इसको पढ़ा था और पढ़ते समय ये देखा था कि रेत के टीले और रेत पत्थर की रेत हो जाने की प्रक्रिया में मनुष्य किस तरह रेत होता है, मानवीयता और इंसानियत कितनी खत्म हो जाती है, भीतर बाहर कितना गहरा अंधेरा व्याप्त हो जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया में लंबे अनुभव को लेखक ने अभिव्यक्त किया। ये लेखक की अपनी अनुभूति थी जिसे उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों के चयन के माध्यम से, बहुत सुंदर विशिष्ट शैली के माध्यम से हमसे साझा किया है। आगे का हम आज देखते हैं। पहली बार लगा आदमी आदमी से तब तक लड़ता झगड़ता है, रूठता मनता है, यहाँ तक कि आदमी आदमी को जब तक मारता काटता है तब तक भी उसके भीतर का आदमी चाहे छोटे से कांच के टुकड़े के रूप में ही क्यों न बच रहा हो, पर वह उसके भीतर बाहर चमकता और करकता रहता है। पर जब आदमी आदमी से तटस्थ हो जाता है, जब उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती या होती भी है तो प्रतिक्रिया भी ऐसी पूर्व नियंत्रित होती है कि प्रतिक्रिया जैसी लगती ही नहीं। तकनीकीकरण, अभियांत्रिकरण, वैज्ञानिक युग और मशीनी इस दौर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस रोबोट तक के दौर में मनुष्य के संवेदन शून्य हो जाने की जो प्रासंगिकता है वो इस निबंध में उस समय भी लेखक ने प्रस्तुत की है। और लेखक कहता है कि आदमी आदमी को तब तक नोचता है, काटता है, तब तक वो करकता है, दरकता है, जब तक कि उसमें इंसानियत शेष है। जब वह ठंडा हो जाता है, शीत युद्ध की ओर बढ़ जाता है, संवादहीन हो जाता है, तटस्थ और उदासीन हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर सामाजिकता, यहाँ पर संबंध, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जीवंतता अवशेष नहीं है। मनुष्य मृत प्राय हो जाता है। लेखक ने निराशा की पराकाष्ठा पर हमें ले गए हैं और ये स्पष्ट कर दिया है कि आदमियत की लाश ढोई जा रही है। जो भी समारोह का गाजन बाजन सुनाई पड़ता है वह उस महायात्रा के जुलूस का ही एक अंग बन गया है। घड़ी घंट के बिना महायात्रा कैसी। बहुत सुंदर चुटकी काटी है, बहुत अच्छा व्यंग उन्होंने लिया है और इस व्यंग के माध्यम से जीवन के विरोधाभास को, जीवन के दोगलेपन को, जीवन के दोहरे स्तर को अभिव्यक्त किया है। जो भी कंधा दुखने का बोध दिखाई पड़ता है वह लाश ढोने का अभ्यास कुछ कम होने के कारण, अन्यथा ऐसा अवैध मौन जब अंधकार के रूप में घिर आए तब मानना चाहिए विमानवीकरण अपनी चरम परिणति को पहुंच रहा है। विमानवीकरण मतलब मनुष्य अमानवीय हो गया है, ये चरम परिणति पर पहुंच गया है। तब कैसा दुख, कैसा दर्द, उस दिन मुझे कुछ वैसा ही लगा जिस दिन आने को था। उसकी पिछली रात गहराने पर यकायक तेज सी बौछार आई। चारपाई अंदर की ओर यकायक भयंकर शूल उभरा, ऐसा शूल कि दांतों के भीतर करहा दबाई न जा सके। उस शूल के उभरने से मेरे मेजबान की पत्नी को घबराहट हुई, पर वहाँ डॉक्टर किसी के घर नहीं जाता। अस्पताल एक है, वहीं मरीज को जाना पड़ता है, पर मरीज अस्पताल में पहुँच जाए यह एक मानसिक आश्वासन भी है। टालू किस्म का कोई तात्कालिक उपचार हो जाएगा, वह भी जब तब मरीज की कोई हैसियत हो, अफसरी हैसियत हो या लीडरी हैसियत हो या शुद्ध उपद्रवी हैसियत हो। बीच का आदमी, बिना हैसियत का आदमी तो शायद पहुंच भी नहीं पाएगा। जिस दवा के लिए आदमी गया वह दवा भंडार में नहीं थी। खैर, दर्द ने मेरे पास जो दवा दी थी उसी से सब्र किया। कुछ देर बाद सह्य हो गया, पर जितने क्षण तक वह शूल तीव्र रहा उतने क्षण शूल से भी अधिक इसका दर्द चुभता रहा कि मैं एक ऐसी सपाट शून्यता में अनचाहे अपने शूल की एक व्यर्थ प्रतिक्रिया, एक अर्थहीन हलचल पैदा कर रहा हूँ। यह कैसी दुरंत नियति है। मनुष्य की दुरंत नियति का विवरणात्मक वर्णन लेखक ने प्रस्तुत किया है कि हैसियत भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है अस्पतालों में भी, जहाँ पर कि मनुष्य की ज़िंदगी का सवाल हो वहाँ पर भी हैसियत आड़े आती हो। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विसंगति है जिसको लेखक कहते हैं। वे कहते हैं, मेरे मेज़बान इंजीनियर रात की शिफ्ट में थे, बेचारे आए एम्बुलेंस लेकर, पर दर्द तब तक थमने लगा था और फिर वे लौट गए। नींबू की चाय के साथ अपने थमते दर्द पी कर पड़ा रहा और दर्द अब चुभन न रहकर बालू की किस्कन बन गया। लेखक का हर दर्द बालू की किस्कन, बालू की रेत, बालू के ढूंढ जैसा हो जाता है, क्योंकि लेखक बार बार कहता है मनुष्य की मन पत्थर की रेत बन चुका है और मनुष्य एक शिला, एक चट्टान की भांति उदासीन या तटस्थ हो गया है। व्यक्ति का ही नहीं, समाज का भी दर्द जब केवल छूछे आकाश की छूछी लहर मात्र बनकर रह जाता है तो वह किसी को भी चुभता नहीं, बालू के ढूंढ वाली फिल्म की रेतीली धार की तरह बस बहता रहा है। कुछ दिनों तक तो किसकता है, बाद में किसकना भी समूह आदमी की अपनी एक अनिवार्य प्यास बन जाता है और बड़ी सहजता से वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि वह एक समूह आदमी की अनिवार्य प्यास बन जाता है, जीवन की अनिवार्य बुराई बन गया है। ये उदासीन होना, ये जिंदा रहना हमारी अनिवार्यता बन गई है। बालू से तब तालू सूखता नहीं, तालू से ऐसा बलुआ हो जाता है कि केवल बालू नित नया न मिले तभी वह सूखने लगता है। ठंडी अलमारी, पानी गरमाने वाली बिजली छड़ी, बिजली का चूल्हा, बिजली की चक्की, बिजली की निचोड़नी, बिजली की सिल, बिजली की इस्त्री, बिजली की बर्तन धोनी, बिजली की केश सुखावनी, बिजली की छिड़कनी, बिजली की बुहारनी, बिजली की देह मीसनी, बिजली की सुखोत्तेजनी एक के बाद एक बलुए प्यास को और बढ़ाती जाती है और बिजली कटते ही जिंदगी कटे रूख की तरह बहरा पड़ती। हमने कितनी बिजली का उत्पादन किया और उतने ही संयंत्रों को भी हमने प्रयोग में लिया। यहाँ पर हेयर ड्रायर, बिजली की केश सुखावनी, ये हेयर ड्रायर है। बिजली की छिड़कनी, बिजली की बुहारनी, मतलब हमने सफाई के यंत्र भी बिजली के ले लिए, वैक्यूम क्लीनर्स हमने ले आए हैं। बिजली की देह मीसनी, बिजली की इस्त्री, बर्तन धोने की मशीनें हमने ईजाद कर ली है। बिजली की चक्की, मिक्सी हमने ले ली है। तो हमारे इर्द गिर्द हमने इतने संयंत्र इकट्ठे कर लिए हैं कि अब जैसे ही बिजली कटती है, बिजली बंद होती है, हमारी ज़िंदगी की घरघराहट रुक जाती है। पंखा बंद, बिजली बंद, आसपास से आवाज़ें आने, मशीन, संयंत्र सब बंद हो जाते हैं। लेखक कहता है कि बिजली कटते ही जिंदगी कटे रूख की तरह बहरा पड़ती है और आँख, नाक, कान, जीभ, रोम सभी विद्युत यंत्र भावित है। सभी अपना स्वचालन भाव खोकर विद्युत चालित हो गए। हम बहुत ज़्यादा बिजली पर निर्भर हो गए हैं। बिजली के बिना हमारा जीवन हमें शून्य, खाली और सुनसुना लगता है। मानव हृदय तक विद्युत चालित होने लगा है। ऐसी बिजली की बहिया में गीली रेत बराबर न छूती रहे तो जीवन की सारी उत्तेजना मर जाए, जीवन की आकांक्षा चुक जाए और अर्थहीनता का प्रतिष्ठा दर्पण अंधरा जाए। उस समय पानीदार आत्मीयता की लहर ही आने पर खतरे की घंटी बजने लगती है। आदमी यंत्र चालित अवस्था की जब परमहंस भूमिका में पहुंच जाता है और जब वह अपने से, अपनेपन से एकदम जुदा हो जाता है, तब परायेपन का आचरण हाथ से छूटते ही वह सहमने लगता है और अपनापन का इशारा भी अनचिन्हे भय की सिहरन पैदा करने लगता है। लेटते लेटते यही सब सोचता रहा और एक झपकी आ गई। सवेरे जाने की तैयारी थी, झपकी भी उचट गई। देखा सुबह की रोशनी हाथ पसारने लगी है। इस रोशनी को क्या दूं? अपना बुझा हुआ दर्द दूं या दर्द के एहसास के मरने के बेदर्द मातम दूं या अपनेपन की किरण की अणी की अचानक चुभन का आलोकमान आतंक बोध दूं या कुछ न दूं? सब लेकर उस पसरे हाथ पर अपनी इस अंतराल आराम बेला की पूर्णाहिति के रूप में अपनी यह सांत्वना दूं कि कहीं भीतर कुछ बचा है जहाँ तक रेत रिस कर पहुँच नहीं पाई है। वह पानी न हो, अनसुलगी आग ही क्यों न हो, रेत उसके घेरे को छूते ही दूर छिटक जाती है। कहीं एक रुकावट है जो तमाम टूटनों, उबासियों और अकेलेपनों के आक्रमण ओढ़े हुए है। भीतर अभी भी कुछ ऐसा लगता है नौका धसी नहीं है, उसकी मांग अभी भी रेत के ऊपर खड़ी। मनुष्य मनुष्य है, भीतर तक के कई स्तर हैं। मनुष्य के मन के अंतरतम का स्तर अभी भी भीगा हुआ है, तभी तो उसकी वेदना आंसू से भीगती है। और लेखक कहता है कि चाहे कितना भी सूनापन हो जाए, पर
अंत तक ये लगता है कि तमाम टूटन और उबासियों के बाद, अकेलेपन के आक्रमणों के बाद भी कहीं कुछ है जो रेत के भीतर धंसा हुआ है और हमारी नौका को भीतर तक अटाए हुए है। नौका धसी नहीं है, उसकी मांग अभी भी रेत के ऊपर खड़ी है। मैं तो सुनहरे गुबरैलों का अन्वेषी वैज्ञानिक भी नहीं, मैं साधारण आदमी, आदमी के हर रूप से जान पहचान करने वाला गंवार आदमी, आदमियत की हर रंगत को बड़ी हसरत से देखने वाला आदमी इन डूहों में आया तो स्रोतस्विनी की तलाश में आया। लेखक खोई हुई मानवीयता को तलाशते हैं, सूखी हुई संवेदनाओं को भीगा करने की कोशिश करते हैं और एक करुणा और एक वेदना जो बिल्कुल सूख कर भरभरा कर रेत का ढूह हो गई है, उसे तर करने की कोशिश करते हैं। वह स्रोतस्विनी खो गई है तो कभी थी, तभी जो यह रेत बनी। बिना पानी की पिसाई के रेत भी कहाँ बनती है। रेगिस्तान भी तो महासागर की छोड़न होते हैं, और अगर थी तो कभी फिर बुलाई जा सकती है, और आज नहीं कल तो चाकरी के पास से आदमी छूटे न छूटे चाकरी जरूर पाश के रूप में उपयोजित होने की विवशता के बंधन से जरूर छूटेगी। एक दिन परायेपन का पाथेय जरूर चुकेगा, और जिस दिन चुकेगा उस दिन असली प्यास फिर जगेगी। वह बालू से नहीं बुझेगी, पानी नहीं मिलेगा, आदमी तड़पेगा और जलेगा। उसकी तड़पन और उसकी जलन में बालू के ढूह चट्टान बन जाएंगे और चट्टानें रसधार बन जाएगी। ये क्रम फिर उल्टा होगा। सृष्टि का क्रम अनवरत है, प्रकृति निरंतर है, और प्रकृति की गति में ही जीवन है और जीवन ही पानी। लेखक एक पूरे चक्र की भांति हमें परिक्रमा करवाता है और अंत में कहता है कि आदमी जब तड़पेगा जलेगा तब उसकी तड़पन से बालू के ढूंढ चट्टान बन जाएंगे और फिर चट्टानें फिर से रसधार बनेगी। वह दिन दूसरी जगह शायद जल्दी आए। हिंदुस्तान में और विकास योजनाओं की ओस चाटने वाले उसके हिंदी भाषी क्षेत्रों में वह दिन आए। इसके पहले एक लंबी काली रात आएगी। अभी तो महज शाम का रंगीन धुंधलका है जिसमें ये ढूंढ इतने रंगीन दिख रहे हैं, नीचे घिरते हुए अंधकार के ऊपर ऐसी दमक दिखा रहे हैं कि कुछ पूछिए मत। पर सुबह को यह सांत्वना भी नहीं दे पाया। मन की मूठ नहीं खुली और सुबह ने अपने हाथ समेट लिए। सामने मेज़बान के हाथों में सुर्ख गुलाबी चाय, नींबू से भावित होने के कारण, और चटक गुलाबी चाय की गिलास हाजिर हुई। उसके साथ एक करुण मुस्कान पूछती हुई, अब दर्द कैसा है? कुतूहली मन बोल उठा, कैसा दर्द? जहाँ आदमियत का दर्द देकर बेआदमियत का ऐश खरीदा जा रहा है, वहाँ दर्द की क्या बात की जाए। मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया कि लेखक जवाब की तलाश करते हुए कुछ ऐसे सच्चे सवाल उठाता है जो हमारी पूरी व्यवस्था पर एक व्यंग है, जो हमारी पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख देने की कोशिश करते हैं और साहित्य की सृजनात्मक प्रतिबद्धता के प्रति अपने सृजन धर्म का निर्वहन करते हैं। विद्यानिवास मिश्र का पांडित्य, विद्यानिवास मिश्र का लालित्य अपने निबंधों के माध्यम से ऐसी ऐसी करुण वेदना, ऐसे ऐसे प्रश्न और ऐसी चिंताओं के प्रति, ऐसे संकटों के प्रति हमें जागरूक करता है और एक वैचारिक उद्वेलन देता है और एक जागृति की मशाल भी पैदा करता है। लेखक कहते हैं कि आदमियत का दर्द देकर बेआदमियत का जहाँ ऐश खरीदा जा रहा हो, वहाँ दर्द की क्या बात की जाए। चाय की तारीफ़ की, कष्ट के लिए धन्यवाद दिया, फिर सामान समेटने लगा। बस शायद 7 बजे खुल जाती है और जल्दी जल्दी हड़बड़ी में यह भी सुधि नहीं रहती कि पीछे मुड़कर देखूं गीली रेत में कोई पदचाप छोड़ पाया हूँ या नहीं। ये बहुत बहुत ज़्यादा करुणा आ गई है। लेखक कहता है कि पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ कुछ पदचिन्ह छोड़ सका या नहीं। आगे जरूर हिंडालकों की उजली रेत की तरह सुबह चकाचौंध मारती चिमनी आँखों में दमक उठी, जैसे यह तमक कर पूछती हुई, अरे यायावर फिर इधर आओगे? और मन ने सहम कर कहा, नहीं, शायद फिर नहीं आना होगा। मतलब बार बार हमारा मन ये पूछता है, बार बार हम इस कोशिश में जाते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी ही चर्र मर्र करती रहती है। हमारे कई संकेत परिवर्तन की मांग रखते हैं, लेकिन वैचारिक उद्वेलन और मानसिक जागृति या आदमियत और मानवीयता की सामाजिक संरचना के साथ संरक्षण की जो आवश्यकता है, वो हमारी आज भी जस की तस बनी हुई है।